हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंडक्टिविटी क्या है ये इसका फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था। ठीक है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू x इज इक्वल टू हम लोगों ने लिखा था g इंटू जी स्टार, जहाँ पे x को हम लोग बोल रहे थे कंडक्टिविटी, g को बोला जाता था कंडक्टेंस और g स्टार को हम लोग बोल रहे थे सेल कांस्टेंट। ठीक है, अब इस कंडक्टिविटी को डिफाइन कैसे करते हैं ये हम लोग देखते हैं। कंडक्टिविटी को डिफाइन कैसे किया जाता है, तो कंडक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए हम लोग करते क्या है, अगर इस जी स्टार की वैल्यू को 1 कर दिया जाए, जी स्टार की वैल्यू को 1, तो कंडक्टिविटी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो कंडक्टेंस की। तो हम लोग यही काम करते हैं, हम लोग जी स्टार को 1 कर देते हैं, तो कंडक्टिविटी किसके बराबर हो जाता है, तो कंडक्टेंस के। हाँ, जी स्टार को 1 करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जी स्टार था क्या, तो L अपॉन ए था, तो L को भी हम लोग 1 ले लेते हैं और A को भी हम लोग 1 ले लेते हैं। L को 1 और A को 1, तो इसका मतलब क्या, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस 1 यूनिट है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 यूनिट है, 1 यूनिट स्क्वायर है। अब यूनिट आप सेंटीमीटर में लेना चाहें तो सेंटीमीटर में लीजिए, या मीटर में लेना चाहें तो मीटर में लीजिए। तो अगर मान लीजिए हम लोग मीटर में यूनिट ले लेते हैं, तो डिस्टेंस दोनों प्लेट्स के बीच का 1 मीटर है और उनका एरिया, एक प्लेट का एरिया कितना है, तो 1 मीटर स्क्वायर। तो बात यह है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो सॉल्यूशन आ रहा है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो सॉल्यूशन आएगा उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम लेंथ इनटू एरिया हो जाएगा, मतलब 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी कंडक्टेंस के बराबर है, लेकिन किसके कंडक्टेंस के, तो 1 मीटर क्यूब सॉल्यूशन के कंडक्टेंस के बराबर। अगर यूनिट हम लोग सेंटीमीटर में ले लेंगे तो कंडक्टिविटी कंडक्टेंस हो जाएगा किसका, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी इज कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 मीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अब यूनिट जिसमें भी लेना चाहे उसके अकॉर्डिंग कंडक्टिविटी की भी यूनिट चेंज होगी। ठीक है, तो लिखते भी हैं इसी तरीके से, वहां पे लिखिए कंडक्टिविटी लिखिए इसमें, इट इज इक्वल टू द कंडक्टेंस ऑफ, it is equal to the conductance of 1 centimeter cube, या ब्रैकेट में लिखेंगे 1 मीटर और 1 मीटर क्यूब। It is equal to the conductance of 1 centimeter cube और 1 मीटर क्यूब of electrolyte solution। लिखा, चलिए, तो ये कंडक्टिविटी की डेफिनेशन हो गई। अच्छा, कंडक्टिविटी क्या हो गया, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, सपोज करिए इसका यूनिट है साइमन्स पर सेंटीमीटर में, तो ये क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस है वो कंडक्टिविटी के बराबर। तो अगर 1 सेंटीमीटर की जगह 10 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ले लेंगे तो उसका कंडक्टेंस कितना हो जाएगा, तो उसका कंडक्टेंस हो जाएगा 10 इंटू एक्स। 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर कंडक्टेंस x है तो 10 सेंटीमीटर क्यूब का 10 इंटू एक्स। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया कंडक्टिविटी। 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा वही कहलाएगा कंडक्टिविटी। अब एक टर्म आता है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, इसको हम लोग लैम्डा एम से डिनोट करते हैं या इस तरीके से डिनोट किया जाता है, दोनों तरीके हैं इसको डिनोट करने के। ठीक है, अब ये क्या होता है, तो पहले इसको डिफाइन कैसे किया गया ये समझते हैं। इसको बोला गया है ये एक ऐसे सॉल्यूशन का कंडक्टेंस है, एक ऐसे सॉल्यूशन का कंडक्टेंस जिसका वॉल्यूम कितना है हमें उससे मतलब नहीं है, वॉल्यूम उसका कुछ भी हो, उसमें इलेक्ट्रोलाइट का जो भी, जिस भी इलेक्ट्रोलाइट की हम लोग बात कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल प्रेजेंट होना चाहिए। वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, V सेंटीमीटर क्यूब, V कुछ भी है, हमें नहीं पता कितना है। मोलर कंडक्टिविटी क्या है, एक ऐसे सॉल्यूशन का कंडक्टेंस जिसमें उस इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल प्रेजेंट होना चाहिए। हम लोग बोलते हैं कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन containing 1 mole of the electrolyte।
यही हम लोग इसकी डेफिनेशन भी लिखते हैं वहां पे लिखिए, हेडिंग डालिए मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी लिखिए इसमें, इट इज इक्वल टू द कंडक्टिंग पावर, it is equal to the conducting power of all the ions present in V centimeter cube, ब्रैकेट में लिखेगा और मीटर क्यूब, यूनिट किस में ले रहा हूं वो हमारे ऊपर है, V सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब of electrolyte solution, लेगा। चलिए, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमने एक बार के लिए V मान लिया, ये V कितना है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, क्या है, इस इतने वॉल्यूम में उस इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का कंडक्टेंस कितना था, तो x के बराबर, तो V सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा, तो x इंटू वी, ये वॉल्यूम मान लेते हैं एक बार सेंटीमीटर क्यूब में है, तो इसी की वैल्यू को हम लोग लैम्डा एम बोल देंगे। लैम्डा एम क्या है, इतने वॉल्यूम का कंडक्टेंस ही तो है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस इतना है, तो V सेंटीमीटर का क्यूब का V इंटू एक्स के बराबर। हाँ, ये V कितना है हमें नहीं पता, तो इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं। क्या रिप्लेस करते हैं इसको, एक्चुअली मोलैरिटी क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रोलाइट के हमें पता है कि 1 होना है यहाँ पे, और वॉल्यूम V सेंटीमीटर क्यूब में है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम किस में होता है, तो लीटर में। तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ये वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे, वो 1000 ऊपर चला आएगा, तो यहाँ से वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो 1000 अपॉन m। तो इसको ला के यहाँ अगर रख दिया जाए तो लैम्डा m का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो लैम्डा m इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू 1000 अपॉन m, ये लैम्डा m का फॉर्मूला हो गया। हाँ, यूनिट क्या क्या होगा, तो यहाँ पे x किस यूनिट में होना चाहिए, ये कंडक्टिविटी किस यूनिट में होना चाहिए, तो हम लोग सेंटीमीटर में चल रहे हैं, तो साइमंस पर सेंटीमीटर में होना चाहिए। मोलैरिटी तो मोल पर लीटर में ही होगा। ये लैम्डा एम किस यूनिट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है, ये यूनिट्स हो गए। हाँ, अगर वही वॉल्यूम हम लोग अगर मीटर क्यूब में ले लेते तो लैम्डा एम को फिर हम लोग लिखते हैं x इंटू वॉल्यूम, इस बार अगर मीटर क्यूब में ले रहे हैं तो इस बार मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो 1 हो गया, अपॉन वॉल्यूम, ये मीटर क्यूब में है, तो इसको लीटर में बदलने के लिए यहाँ पे इंटू 1000 करते, तो इस बार वॉल्यूम कितना हो जाता है, तो 1 अपॉन m इंटू 1000। इसको लाकर अब यहाँ अगर रखा जाए तो लैम्डा m इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन 1000 इंटू मोलैरिटी, वॉल्यूम की जगह 1 अपॉन 1000 इंटू m, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी होता है लैम्डा m का। यहाँ पे यूनिट क्या होगी, तो मीटर में चल रहा है इस बार, तो x की यूनिट हो जाएगी साइमन पर मीटर, मोलैरिटी तो मोल पर लीटर में ही होगा। इस बार लैम्डा m किस यूनिट में होगा, तो ये इस बार हो जाएगा साइमंस मीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। तो ये यूनिट हो जाएगी। तो कब कौन सा फॉर्मूला, इन दोनों में से कब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, किस बात पे डिपेंड करेगा, तो हम लोग किस यूनिट में चल रहे हैं। अगर मीटर वाली यूनिट में चल रहे होंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर सेंटीमीटर वाली यूनिट में चल रहे होंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला ध्यान से यूज करेंगे, और किस पे बेस्ड होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यूनिट पे, सेंटीमीटर की यूनिट लेके चलना है या मीटर की यूनिट लेके चलना है, इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए, तो वीडियो पॉज करिए और इस चीज को वहां पे नोट करिए। नोट कर लिया। तो इसमें बेस्ड सिंपल से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। कोई 2 वैल्यू दे के थर्ड वैल्यू पूछा जाएगा, कंडक्टिविटी बता देंगे, मोलैरिटी बता देंगे, लैम्डा एम पूछेंगे, लैम्डा एम बता देंगे, कंडक्टिविटी बता देंगे, मोलैरिटी पूछेंगे।
इसी तरह के नॉर्मल से एकदम सिंपल से क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए जाते हैं। कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनता है, सिंपल से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। इस फॉर्मूले को यूज करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। जिस तरीके से मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन होता है सेम उसी तरीके से डिफाइन होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा इक्विवेलेंट से, या फिर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। डिफरेंस मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन कर रहे थे तो हम लोग बोल रहे थे 1 मोल होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट का, जबकि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डिफाइन करेंगे तो ये बोलेंगे कि 1 इक्विवेलेंट होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट का। 1 मोल की जगह क्या होना चाहिए, 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। तो अगर लैम्डा इक्विवेलेंट हमें लिखना है तो लिखेंगे तो हम लोग ऐसा ही, बस इस बार करेंगे क्या, इस बार मोलैरिटी की जगह नॉर्मैलिटी ले आएंगे। इस बार नॉर्मैलिटी ले आएंगे। नॉर्मैलिटी होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इस बार नॉर्मैलिटी यहाँ पे हो जाएगा 1 × 1000 अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ वॉल्यूम हो जाएगा 1000 अपॉन नॉर्मैलिटी, या यहाँ पे भी वही चीज हो जाएगी, मोलैरिटी की जगह नॉर्मैलिटी का यूनिट आ जाएगा बस, ठीक है। नॉर्मैलिटी याद है ना, यहाँ पे हो जाएगा x × 1000 अपॉन नॉर्मैलिटी। ये नॉर्मैलिटी किस यूनिट में होगा, तो इक्विवेलेंट पर लीटर, और इसकी यूनिट तो वही रहेगी, यहाँ पे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। लैम्डा इक्विवेलेंट, या यहाँ पे लैम्डा इक्विवेलेंट, यहाँ पे लैम्डा इक्विवेलेंट, यहाँ पे नॉर्मैलिटी, यहाँ पे इक्विवेलेंट पर लीटर, यहाँ पे साइमन मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो डेफिनेशन जैसी मोलर कंडक्टिविटी में लिखे थे सेम वही डेफिनेशन यहाँ पे भी लिखनी है, बस डिफरेंस क्या है, वहां पे लिखे थे 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे क्या कर देंगे 1 इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो सब कुछ लिखिए सेम, फिर से रेडिकली इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डेफिनेशन लिखिए, उसमें 1 इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट कर दीजिएगा, और फिर ये सारे फॉर्मूले वहां पे नोट करिए। चलिए नोट कर लिया। अच्छा, नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन भी होता है। क्या रिलेशन होता है, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, ऐसा होता है। नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, ऐसा होता है। तो अगर हम लोग इसको यूज करें, जैसे इसी फॉर्मूले में यूज कर लेते हैं, लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू x × 1000 अपॉन नॉर्मैलिटी है, नॉर्मैलिटी की जगह मोलैरिटी इनटू n फैक्टर कर देते हैं। तो ये x × 1000 अपॉन मोलैरिटी, ये तो लैम्डा m हो गया मोलर कंडक्टिविटी, तो n फैक्टर को अगर इधर भेज दें तो लैम्डा m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो लैम्डा इक्विवेलेंट इनटू n फैक्टर, लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा इक्विवेलेंट इनटू n फैक्टर, ठीक है। हाँ, n फैक्टर यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, यहाँ पे हम उसको एज अ इलेक्ट्रोलाइट ट्रीट कर रहे हैं, तो n फैक्टर यहाँ पे क्या होगा, तो टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन आयंस। जैसे अगर NaCl का n फैक्टर लेना है तो 1 हो जाएगा, या अगर Na2SO4 का लेना है तो 2 हो जाएगा, या Fe2SO4 थ्राइस का लेना है तो इसका n फैक्टर 6 हो जाएगा। टोटल 6 यूनिट पॉजिटिव या नेगेटिव मिलेगा, 3 सल्फेट आयन मिलेंगे 6 यूनिट नेगेटिव, या 2 Fe+3 मिलेगा तो 6 यूनिट पॉजिटिव। तो टोटल पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज ऑन आयंस, ये हो जाएगा यहाँ पे n फैक्टर। तो इस फॉर्मूले को लिख लीजिए और ये चीज लिख लीजिए, मतलब अगर आपको लैम्डा m पता है तो लैम्डा इक्विवेलेंट आ जाएगा, या लैम्डा इक्विवेलेंट पता है तो लैम्डा m आ जाएगा। हाँ, n फैक्टर निकालने के लिए हमें टोटल पॉजिटिव या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। लिखिए, इसको नोट करिए।
आगे बढ़ा जाए। कुछ सिंपल चीज़ें तो हो गई, उन पे बेस सिंपल से क्वेश्चन भी हो जाएंगे। कुछ थोड़ी बहुत और बातें अगर हम लोग करें, जैसे जैसे सपोज करिए एक ही सॉल्यूशन में अगर 2 इलेक्ट्रोलाइट हम लोग रख दें, एक ही सॉल्यूशन ले उसमें 2 इलेक्ट्रोलाइट रख दिया जाए, एक ही सॉल्यूशन में 2 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट रख दिया जाए। जैसे सपोज करिए NaCl भी है और उसी सॉल्यूशन में KCl भी है, दोनों इलेक्ट्रोलाइट एक ही सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो इसके लिए हम लोग क्या चीज अप्लाई कर सकते हैं, क्या चीज अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसकी हम लोग को बात करनी है। जैसे अगर एक ही सॉल्यूशन में NaCl और KCl है तो ऐसे सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा सॉल्यूशन का वो किसके बराबर होगा। तो सॉल्यूशन का कंडक्टेंस मतलब क्या, सॉल्यूशन जो है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, उसमें NaCl है उसमें KCl है। अच्छा, 2 प्लेट जो हम लोग लगाते हैं उसके बीच का जो सॉल्यूशन है वही कंडक्टर होता है। इसी सॉल्यूशन में अब NaCl भी प्रेजेंट है और इसी सॉल्यूशन में अब KCl भी प्रेजेंट है। NaCl भी इन्हीं दोनों मेटल प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है और KCl भी इन्हीं दोनों प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो एक फिक्स होगा ना, कुछ हम लोग जो भी पोटेंशियल अप्लाई किए उतना ही होगा। कहने का मतलब ये है कि NaCl एक कंडक्टर है और KCl एक कंडक्टर है, तो दोनों सेम पोटेंशियल के बीच इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, मतलब दोनों के बीच में कनेक्शन कैसा हो गया, तो पैरेलल कनेक्शन। नहीं समझ में आ रही बात, रिलेट कर पा रहे हैं ना। तरह से 2 रेजिस्टर लगे हैं और दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं, तो पैरेलल कनेक्शन में है। तो NaCl और KCl पैरेलल कनेक्शन में, और पैरेलल में आप क्या लिखते हैं, 1/r = 1/r1 + 1/r2 ऐसा लिखते हैं ना। तो 1/r को ही तो G बोलते हैं हम लोग, तो G ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो G ऑफ सॉल्यूशन = G ऑफ NaCl + G ऑफ KCl ऐसा हो जाएगा। ठीक है, या यही चीज कंडक्टिविटी के लिए भी एप्लीकेबल है। कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन = कंडक्टिविटी ड्यू टू NaCl + कंडक्टिविटी ड्यू टू KCl। हाँ, अगर आप ऐसा लिखना चाहें λm ऑफ सॉल्यूशन = λm ऑफ NaCl + λm ऑफ KCl, तो ये बात गलत हो जाएगी, ये हम लोग नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, λm ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या, सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी, तो इसका मतलब एक ऐसे सॉल्यूशन की बात हो रही है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का है, और इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे 1 मोल NaCl का होगा तब ये कैलकुलेट हो रहा होगा, और वहां पे 1 मोल KCl का होगा तब ये कैलकुलेट हो रहा होगा, तब तो 2 मोल हो गए इलेक्ट्रोलाइट के। और 2 मोल भी कैसे हुए, तो 1 मोल NaCl 1 मोल KCl। ऐसा कोई जरूरी थोड़ी कि हम लोग 1:1 रेशियो में ही हमेशा मिक्स करें, हम 1:10 रेशियो में मिक्स कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कभी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे इस तरीके से। तो ये लिखना सही नहीं होता। हाँ, ये एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है, बट ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, अगर एक ही सॉल्यूशन में 2 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है तो हम लोग ये चीजें लिख सकते हैं, हाँ ये नहीं लिखेंगे। अब एक चीज और, अगर किसी सॉल्यूशन में स्पाइरली सॉल्युबल कंपाउंड है, जैसे मान लेते हैं AgCl है, तो ऐसे सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, तो इसको हम लोग लिखेंगे कंडक्टेंस ड्यू टू AgCl। AgCl लेकिन स्पाइरली सॉल्युबल है, तो है क्या कि वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में डिसॉल्व होगा, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में डिसॉल्व होगा, तो वहां पे जो AgCl से हमें आयंस मिलेंगे उनका कंसंट्रेशन बहुत ही कम होगा। अब बात यहां पे ये आती है कि वाटर जो है, प्योर वाटर,
प्योर वाटर भी अपने आप में एक कंडक्टर है, वाटर भी कुछ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। हाँ, ये बात अलग है कि उसमें नंबर ऑफ आयंस बहुत कम होते हैं, इस वजह से उसका कंडक्टेंस बहुत कम होता है। जैसे प्योर वाटर की अगर बात करें तो उसमें H+ या OH- 10⁻⁻⁷ मोलर होता है, तो आयन का कंसंट्रेशन बहुत कम है, इस वजह से उसका कंडक्टेंस बहुत कम होता है। बट अगर आप स्पारिंगली सॉल्युबल कंपाउंड ऐड कर रहे हैं तो इसके वजह से जो आयंस मिल रहे हैं उनका भी तो कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो वो भी जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे वो भी तो बहुत कम होगा। तो अब ऐसे में होता क्या है कि इसका कंडक्टेंस और वाटर का कंडक्टेंस कंपेरेबल हो जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। इस वजह से हमें वाटर का कंडक्टेंस भी यहाँ पे ऐड करना पड़ता है, तब जाके हमें क्या मिलता है, सॉल्यूशन का कंडक्टेंस। सॉल्यूशन मतलब क्या, उसमें वाटर है उसमें AgCl है, तो दोनों मिला के जितना कंडक्ट कर रहे हैं वो सॉल्यूशन का कंडक्टेंस होगा। एक्चुअली हमें यहाँ पे भी वाटर का कंडक्टेंस ऐड करना चाहिए था, लेकिन है क्या, इनसे मिलने वाले नंबर ऑफ आयंस काफी ज्यादा होंगे, तो इनका कंडक्टेंस काफी ज्यादा होगा, तो इसके कंपैरिजन में ये क्वांटिटी हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं। या कंडक्टिविटी वाटर का यहाँ आना चाहिए था, उसको भी हम लोग क्या मान लेंगे, नेग्लिजिबल। बट यहाँ पे हम लोग उसको नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये वैल्यू बहुत स्मॉल नहीं है, क्योंकि इससे खुद मिलने वाले जो आयंस हैं बहुत कम है। बात ये कुछ समझ में आ रही है? तो अब यहाँ पे ये क्वांटिटी नेग्लिजिबल नहीं रह जाती है। तो कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन अगर लिखना हुआ तो कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो कंडक्टिविटी ड्यू टू AgCl प्लस कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। लैम्डा m लिखना हुआ तो लैम्डा m AgCl का अगर निकालना है, लैम्डा m ऑफ AgCl, तो ये क्या हो जाएगा, तो कंडक्टिविटी यहां लिखेंगे AgCl का इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। और मोलैरिटी ऐसे सब्सटेंस के लिए मोलैरिटी का मतलब क्या, जितना डिसॉल्व हुआ वही तो उसकी मोलैरिटी होती थी, मतलब सॉल्युबिलिटी को ही हम लोग क्या बोलते थे, मोलैरिटी। तो यहां पे ये चीज लिखी जाएगी, ध्यान दीजिएगा। यहाँ कंडक्टिविटी किसका आना चाहिए, तो AgCl का। अगर AgCl की कंडक्टिविटी दी गई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दी गई है तब फिर क्या करेंगे, तब फिर सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी में से वाटर की कंडक्टिविटी माइनस करेंगे, तब जाके AgCl का आएगा। ठीक है, आपको सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी कुछ बता दिया गया, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन दे दिया गया कुछ A, कंडक्टिविटी ऑफ वाटर दे दिया गया कुछ B, तो कंडक्टिविटी ऑफ AgCl कितना हो जाएगा, तो A माइनस B। लैम्डा m मान लीजिए AgCl का बता दिया गया, लैम्डा m ऑफ AgCl मान लीजिए सपोज कर दे दिया गया C। बोला गया कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, तो A माइनस B आपको कंडक्टिविटी AgCl का पता चल गया, लैम्डा m AgCl का C दिया गया, तो C इज इक्वल टू A माइनस B इनटू 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी आ जाएगा यहाँ से। या क्वेश्चन को और बड़ा करना है तो सॉल्युबिलिटी ना पूछ के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट पूछ लेंगे, KSP पूछ लेंगे, मतलब KSP इक्वल टू इसके लिए क्या होगा, तो S² होगा, AgCl के लिए S² के बराबर होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो वीडियो को पॉज करिए और ये सारी चीजें पहले वहां पे नोट करिए। अच्छा, एक चीज और क्या कि इस तरह के सॉल्यूशन के लिए लैम्डा m ऑफ AgCl is almost equal to lambda m at infinite dilution of AgCl। इसको अभी लिख लीजिए, क्या है इसको समझते हैं, यहीं पे नोट कर लीजिए, याद रहता है। ठीक है, क्यों ऐसा हम लोग आगे चल के बात करेंगे, इसको बस वहां पे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो वीडियो पॉज करिए और ये सारी चीजें वहां पे नोट करिए। चलिए नोट कर लिया। हेडिंग डालते हैं, वहां पे लिखते लिखिए इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन on conductivity and molar conductivity। Effect of dilution on conductivity and molar conductivity। डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है कंडक्टिविटी पे
और मोलर कंडक्टिविटी पे ये हम लोग को देखना है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, अगर हम लोग किसी सॉल्यूशन को, किसी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो उससे उसकी कंडक्टिविटी और उससे उसकी मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये हम लोग को देखना है। अच्छा, ये इफेक्ट देखने से पहले हम लोग एक बार फिर से अगर याद करें कि कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, तो कंडक्टिविटी हम लोग किसको बोले थे? कंडक्टिविटी एक यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस है। कंडक्टिविटी में क्या है? वॉल्यूम फिक्स है, एक यूनिट वॉल्यूम होना चाहिए, उसका जो कंडक्टेंस है वही कंडक्टिविटी। और मोलर कंडक्टिविटी में क्या है? वॉल्यूम कुछ फिक्स नहीं है, वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, हाँ उसमें एक मोल होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट का, तो उसका जो कंडक्टेंस होगा उसको हम लोग बोलते थे मोलर कंडक्टिविटी। ठीक बात। चलिए अब इफेक्ट देखते हैं। हो सकता है कि हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड किए हैं वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, या हो सकता है कि वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। ठीक है, पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग की। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि वो कंप्लीटली डिसोसिएटेड होगा। अगर हम लोग डाइल्यूट करेंगे तो उसके डिसोसिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऑलरेडी 100% डिसोसिएटेड है। और अगर ऑलरेडी 100% डिसोसिएटेड है तो डाइल्यूट करने से नंबर ऑफ आयंस चेंज नहीं होने वाले। नंबर ऑफ आयंस पहले जितने थे उतने ही बाद में भी रहेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी 100% डिसोसिएटेड है और आयन अब हमें मिलना नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर हम लोग सॉल्यूशन को डाइल्यूट करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस ये चेंज नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो चेंज होगा ना, क्योंकि हम लोग डाइल्यूट कर रहे हैं, और क्या होगा? बढ़ेगा। डाइल्यूट करने पर वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये जो क्वांटिटी है N/V, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितने आयंस हैं, यही हो गया ना। इस क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो ये क्वांटिटी घटेगी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घटेंगे। मतलब यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस कम हो गए। यूनिट वॉल्यूम में अगर नंबर ऑफ आयंस कम हो गए तो उनमें जो चार्ज कैरियर है वो तो आयन ही है ना, और अगर आयन ही कम हो गया तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कम हो गया। चार्ज कैरियर कम हो गया मतलब एक जगह से दूसरी जगह कम चार्ज जा पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? यूनिट वॉल्यूम का जो चार्ज कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो गया, और यूनिट वॉल्यूम के चार्ज कैरिंग कैपेसिटी को ही हम लोग कंडक्टिविटी बोलते थे, उसी कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी बोला जाता था। तो यूनिट वॉल्यूम अब पहले कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तो इसका मतलब यूनिट वॉल्यूम का कंडक्टेंस मतलब कंडक्टिविटी कम हो जाएगा। तो अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करें, वॉल्यूम अगर बढ़ाएं, तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घटेगा तो कंडक्टिविटी घटेगी। ठीक है, अब बात आती है मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो मोलर कंडक्टिविटी को तो वॉल्यूम से मतलब है नहीं, आप डाइल्यूट करते जाइए वॉल्यूम बढ़ता चले जाएगा, उसको तो उससे कोई मतलब है नहीं। पूरे सॉल्यूशन का आपको कंडक्टिविटी निकालना है, सॉरी कंडक्टेंस निकालना है, उसी को हम लोग बोलते हैं λm। ठीक है, तो अगर हम लोग डाइल्यूट करते चले जाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता चला जाता है, खैर, लेकिन हमें उससे मतलब तो है नहीं, हमें पूरे सॉल्यूशन का ही निकालना है हर बार। पहले भी वहां पे 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का था, अभी भी वहां पे 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का है, तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स तो उतने ही है। तो फायदा क्या हुआ, मतलब चेंज क्या हुआ डाइल्यूट करने से? तो चेंज ये आया कि डाइल्यूट कर देने से सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ गया। सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ गया तो हुआ क्या कि 1 मोल आयन जो पहले कम वॉल्यूम में थे अब वो ज्यादा वॉल्यूम में पहुंच गए। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से जो आयंस मिले थे वो पहले कम वॉल्यूम में था, वो ज्यादा वॉल्यूम में पहुंच गए। तो ऑन एन एवरेज दो आयंस के बीच का जो सेपरेशन है वो बढ़ गया। आयंस के बीच का सेपरेशन बढ़ गया। आयंस के बीच का सेपरेशन बढ़ने से क्या हुआ, एक दूसरे पे लगने वाला फोर्स कम हो गया। आयंस जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे थे उसको हम लोग रिलेट किए थे सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन बोले थे उसको, अगर याद हो तो डाइल्यूट करने से क्या हुआ, आयंस दूर गए, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन कम हुआ, और सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन कम होने की वजह से आयंस का मूवमेंट इजी हो जाएगा। अब वो ज्यादा आसानी से चार्ज कैरी कर पाएगा। इसका मतलब पहले आयंस डिफिकल्टी के साथ चार्ज कैरी कर रहे थे, आयंस अभी भी उतने ही है लेकिन अब आसानी से चार्ज कैरी कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन का कंडक्टेंस बढ़ गया। इसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी उस सॉल्यूशन की बढ़ेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है?
चलिए, तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को हम लोग डाइल्यूट करते हैं तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घटता है, कंडक्टिविटी घटती है और मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। वही अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम बात करें, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करें, वॉल्यूम इसका बढ़ाएं, तो क्या होगा? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि वो 100% डिसोसिएटेड नहीं था, वो वीकली डिसोसिएटेड था। अब अगर उसको हम लोग डाइल्यूट करेंगे तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में, पहले देखा जा चुका है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है अगर हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करें। तो याद होगा तो हम लोग ये भी लिखे थे कि अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम विद डाइल्यूशन, ऐसा लिखा गया था नहीं? वॉल्यूम अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो अल्फा बढ़ेगा। अल्फा बढ़ने का मतलब क्या? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने का मतलब क्या? नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा। अच्छा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम ये भी बढ़ रहा है, इसके बढ़ने की वजह से क्वांटिटी बढ़ेगी, इसके बढ़ने की वजह से ये क्वांटिटी घटेगी, तो ओवरऑल क्या होगा? तो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन ज्यादा तेजी से चेंज कर रहा है। तो अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू रूट वी है, तो वॉल्यूम ज्यादा तेजी से बढ़ेगा या रूट वी ज्यादा तेजी से बढ़ेगा? तो वॉल्यूम ऑब्वियसली ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, रूट वी धीरे धीरे बढ़ेगा। तो वॉल्यूम ज्यादा तेजी से अगर बढ़ रहा है तो ओवरऑल इस क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट आएगा? तो ये क्वांटिटी घट गई, और अगर ये घट गई तो इसका मतलब सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी घट गई। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घट गए तो चार्ज कैरियर्स कम हो गए, चार्ज कैरियर्स कम हो जाएंगे तो कंडक्टिविटी घट जाएगी। मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो जैसे जैसे हम लोग डाइल्यूट करते जा रहे हैं वहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रहा है, मतलब नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहा है, मतलब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ रहे हैं। तो यही पहले सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को बढ़ाएगा, और उसके बीच का सेपरेशन भी बढ़ रहा होगा, मतलब सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन कम हो रहा होगा, तो लैम्डा एम अपने आप बढ़ रहा होगा। मतलब दोनों ही फैक्टर लैम्डा एम को बढ़ाएंगे। तो ये वेरिएशन हुआ कंडक्टिविटी का और मोलर कंडक्टिविटी का विथ डाइल्यूशन। तो रिजल्ट दोनों में सेम आ रहा है, रिजल्ट दोनों में सेम आ रहा है। क्या रिजल्ट आ रहा है? वॉल्यूम बढ़ाएंगे, अगर डाइल्यूट करेंगे तो कंडक्टिविटी घटेगी, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। हाँ, लेकिन वेरिएशन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। यहां पे सिर्फ एक ही फैक्टर काम कर रहा है, वॉल्यूम, जबकि यहां पे दोनों फैक्टर काम कर रहे हैं। वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है और नंबर ऑफ आयंस भी चेंज हो रहे हैं, तो दोनों चीजें चेंज हो रही है, ठीक है। जबकि यहां पे सिर्फ एक ही फैक्टर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ट्रेंड सेम रहता है, ट्रेंड सेम रहता है कि डाइल्यूट करेंगे तो कंडक्टिविटी घटेगी बट मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन ट्रेंड तो सेम है, लेकिन वेरिएशन अलग अलग है। जैसा वेरिएशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है वैसा वेरिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं है। बढ़ेगा दोनों का लैम्डा है, लेकिन अलग अलग तरीके से बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो चलिए वीडियो पॉज करिए, इस चीज को नोट करिए, और कुछ लिखना हो स्टेटमेंट तो अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा। जो चीजें मैंने समझाई हैं उसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नोट कर लिया? चलिए, हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं। इस ग्राफ को हम लोग y एक्सिस पे लैम्डा m को रखते हैं और x एक्सिस पे स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन को। यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना है? तो 0 है। इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन कितना है? 0। कंसंट्रेशन 0 मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं कि आपने डाइल्यूट करके वॉल्यूम को इनफाइनाइट कर दिया होगा, तब कंसंट्रेशन 0 हो गया है, ठीक है। और इधर स्क्वायर रूट ऑफ c है। तो लैम्डा m का वेरिएशन स्क्वायर रूट ऑफ c के साथ कैसा होता है, इसका एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है। अगर पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने क्या किया, सपोज करिए यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है उस पर हमने लैम्डा एम कैलकुलेट किया लैब में, कुछ वैल्यू इतनी आई जिसको हमने प्लॉट कर दिया। फिर इस कंसंट्रेशन पे निकाला, कुछ वैल्यू इतनी आ गई, इसको प्लॉट कर दिया। इस कंसंट्रेशन पे निकाला, कुछ वैल्यू इतनी आई, इसको प्लॉट कर दिया। इस तरीके से हमने कुछ वैल्यूज प्लॉट कर दी।
हमें दिख रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, तो हमने इसको मिला दिया। तो ये ग्राफ हो गया लैम्डा एम का फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम लोग डाइल्यूट करते हैं सॉल्यूशन को तो कंसंट्रेशन बढ़ता है या घटता है? तो कंसंट्रेशन घटता है। कंसंट्रेशन वाला एक्सिस है, कंसंट्रेशन घटने का मतलब हम लोग लेफ्ट की तरफ जा रहे होंगे, तो हम लोग देख रहे हैं कि लैम्डा एम की वैल्यू बढ़ रही है, जो कि हम लोगों ने अभी देखा भी था। तो अगर हम लोग डाइल्यूट करते चले जाएं तो लैम्डा एम बढ़ता चला जा रहा है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो कर नहीं सकते। अगर इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दिया जाए तो उस टाइम लैम्डा एम बढ़ के अपने मैक्सिमम पे चला जाएगा, नहीं? मतलब लैम्डा एम की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? तो जब हम लोग सॉल्यूशन को, इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दें, उस टाइम लैम्डा एम अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। उसको बोला जाता है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। लैम्डा एम की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, उसको बोला जाता है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। तो अगर इसको हम लोग को अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम इन्फिनिटी निकालना है, तो बात ये फंस जाती है यहाँ पे कि प्रैक्टिकली लैब में ये कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल नहीं है। ये वैल्यूज तो हम लोग लैब में कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इस कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बना लेंगे, इस कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बना लेंगे, उनका लैम्डा एम कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन जीरो कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन कैसे बनाओगे? जीरो कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ? वो इलेक्ट्रोलाइट तुम ऐड ही नहीं कर रहे हो, NaCl आपने ऐड ही नहीं किया और बोला कि NaCl का सॉल्यूशन बन गया। ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। मतलब समझ रहे हो ना बात को? लैब में ये इस कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग करेंगे क्या? हम लोग लैब में ये वैल्यू यहाँ के लिए लैम्डा नहीं निकाल सकते। तो हम लोग को सिंपल सा एक चीज दिख रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इसी को हम लोग क्या करते हैं? पीछे एक्सटेंड कर देते हैं। जहां पे कट करेगा वही वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग आई। तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? लैम्डा एम इंफिनिटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या लैम्डा एम नॉट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। लैम्डा एम नॉट, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। जीरो कंसंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन एक ही चीज है, ठीक है? तो ये कहलाती है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी की मैक्सिमम वैल्यू है किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए। मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है? तो ऐसा ग्राफ आता है किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और उनके लिए लैम्डा एम इंफिनिटी या लैम्डा एम नॉट निकालना है, तो ग्राफ को हम लोग पीछे एक्सटेंड करते हैं, जहां पे कट करता है वही वैल्यू हो जाएगी, ठीक है? इस ग्राफ को पीछे एक्सटेंड करने वाले चीज को हम लोग बोलते हैं ग्राफ को एक्स्ट्रा पोलरेट करना। ग्राफ को एक्स्ट्रा पोलरेट कर दिया जाता है, ठीक है? ऐसा बोला जाता है। तो वही अगर हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए सपोज करिए हमने लैब में वैल्यू कैलकुलेट की, इस कंसंट्रेशन पे कुछ इतनी वैल्यू आई, इस कंसंट्रेशन पे कुछ इतनी वैल्यू आई, इसमें कुछ इतनी वैल्यू आई, इसमें कुछ इतनी वैल्यू आई, इस तरह का आया। तो ये हमें स्ट्रेट लाइन में तो दिख नहीं रहा है, ये क्या दिख रहा है? एक हमें कर्व। तो इसको हमने कनेक्ट करते हुए कर्व बना दिया। तो ऐसा कुछ ग्राफ आता है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। चलिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात करें तो उसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है, डिबाई-हगल-ऑनशेगर इक्वेशन बोला जाता है। इसके लिए बोला जाता है लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इंफिनिटी माइनस a प्लस बी इंटू लैम्डा एम इंफिनिटी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी। लैम्डा एम का वेरिएशन स्क्वायर रूट ऑफ सी के साथ फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये इक्वेशन किसके लिए एप्लीकेबल है? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि लैम्डा एम का ग्राफ अगर स्क्वायर रूट ऑफ सी के साथ बनाएंगे तो y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स। एक स्ट्रेट लाइन है विद नेगेटिव स्लोप, वही हमें दिख भी रहा है। इंटरसेप्ट कितना है? तो लैम्डा एम इन्फिनिटी, वही यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है? तो इस इक्वेशन को लिखेंगे, और ये किसके लिए एप्लीकेबल है? तो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स।
हाँ, एनसीईआरटी में ये इक्वेशन हमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिया गया है। लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस इस पूरे टर्म को एक कांस्टेंट टर्म बना दिया गया है और वहां लिख दिया गया बी स्क्वायर रूट ऑफ सी। ये एक्सपैंडेड फॉर्म है डिबाई-हकल-ऑनशेगर इक्वेशन का, ये एक्चुअल फॉर्म है बट एनसीईआरटी में हमें इस फॉर्म में दिया गया। इस फॉर्म में भी लिखा जाता है ए और बी एक्चुअली कांस्टेंट होते हैं। ए और बी क्या होता है? कांस्टेंट फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट। अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है और लैम्डा एम इन्फिनिटी किसी एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक फिक्स वैल्यू होती है, उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। ये अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये भी अलग अलग होता है बट किसी एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तीनों एक फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये पूरा एक कांस्टेंट टर्म होता है, इसको एक पूरा नया कांस्टेंट बी बना देते हैं। ये वाला बी और ये वाला बी डिफरेंट है। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्म को हम लोग लिखते हैं वहां पे दोनों फॉर्म ही यूज किए जाते हैं। एक चीज जो फंस जाती है बात ये कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर लैम्डा में इन्फिनिटी निकालना था तो हमने ग्राफ को पीछे एक्सटेंड कर दिया, एक्स्ट्रापोलरेट कर दिया, जहां कट किया उसी को बोल दिया। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो ये हमें कर्व दिखाई दे रहा है और ये कर्व कैसा दिखाई दे रहा है? तो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर इसको एक्सटेंड करें तो ये तो इन्फिनाइट पे चला जाएगा। इन्फिनाइट पे जाने का मतलब क्या है कि उसका लैम्डा में इन्फिनाइट हो गया, सुपर कंडक्टर हो गया वो। तो ऐसा तो हो नहीं जाएगा। किसी का कंडक्टेंस इन्फिनाइट हो जाने का मतलब क्या? वो सुपर कंडक्टर हो गया, तो ऐसा तो नहीं होगा। सुपर कंडक्टर तो हो नहीं जाएगा वो। तो बात अब फंसती है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम इन्फिनिटी की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम इन्फिनिटी की वैल्यू कैसे आएगी? क्योंकि हम लोग ये देख पा रहे हैं कि हम लोग कर्व को एक्सटेंड करके नहीं निकाल सकते। ऐसा नहीं कर सकते हम लोग कि हम लोग कर्व को पीछे एक्स्ट्रापोलरेट कर दें और फिर कैलकुलेट कर लें, ऐसा नहीं होगा। चलिए, तो फिर क्या होता है, इसके लिए हम लोग कैसे करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम लोग को देखना होता है। उसका एक अलग मेथड होता है, उस मेथड से हम लोग देख के हम लोग फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेट करते हैं लैम्डा इन्फिनिटी की वैल्यू। तो पहले आप वीडियो पॉज करिए, इसको नोट करिए और ये इक्वेशन नोट कर लीजिए और ध्यान रखिएगा कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। चलिए, तो अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे निकालेंगे ये हमें देखना है। तो इसके लिए हम लोग एक लॉ का यूज करते हैं, उसको बोला जाता है खोलरॉश लॉ। नाम थोड़ा अजीब सा है, खोलरॉश लॉ। तो एक स्टेटमेंट पहले लिखते हैं वहां पे हम लोग। लिखिए, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स limiting value of molar conductivity, for strong electrolytes limiting value of molar conductivity, ब्रैकेट में लिखेंगे लैम्डा एम इन्फिनिटी या लैम्डा एम नॉट, लैम्डा एम इन्फिनिटी या लैम्डा एम नॉट can be calculated by extrapolating the graph. But for weak electrolytes, it is calculated with the help of Kohlrausch law. Kohlrausch law की स्पेलिंग यहाँ पे है, it is calculated with the help of Kohlrausch law. लिखा? चलिए अब हेडिंग डालिए वहां पे, Kohlrausch law of independent migration of ions.
Kulrosh law of independent migration of ions. लिखा। पहले हम समझते हैं कि इस लॉ का कहना क्या है। इस लॉ का सिंपल सा कहना यह है कि अगर हम लोग किसी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को इनफाइनाइटली डाइल्यूट अगर कर दें, इनफाइनाइटली डाइल्यूट अगर कर दें तो आयंस के बीच का सेपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि एक आयन अब दूसरे आयन पे कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा होगा। मतलब वहाँ पे सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन कितना हो जाएगा, तो जीरो। अगर इन्फिनाइटली डाइल्यूट कर दिया जाए तो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन जीरो हो जाएगा, एक आयन दूसरे आयन पे फोर्स नहीं लगा रहा है। तो अब अगर ऐसा है तो सपोज करिए कि Na+ आयन है सॉल्यूशन में, 1 मोल Na+ आयन है सॉल्यूशन में, ठीक है। तो 1 मोल Na+ आयन मूव कर रहा होगा, एक जगह से चार्ज कंडक्ट कर रहा होगा दूसरे जगह। तो Na+ तो सिर्फ हम लोग लाए नहीं होंगे, किसी कंपाउंड को लाए होंगे। तो कंपाउंड हम लोग कौन सा लाए, हम लोग कंपाउंड NaCl लाए थे या NaNO3 लाए थे। क्या इस बात से फर्क पड़ेगा कि 1 मोल Na+ कितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है? कहने का मतलब समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? अगर हम लोग 1 मोल NaCl लेंगे तो 1 मोल Na+ तो मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा, 1 मोल Cl-। अगर हम लोग 1 मोल NaNO3 लेंगे तो 1 मोल Na+ मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, 1 मोल NO3-। मतलब अगर ये वाला सॉल्यूशन है तो वहां पे 1 मोल Cl- है, और अगर ये वाला सॉल्यूशन है तो 1 मोल NO3- है। अब Cl- जितना फोर्स लगाएगा Na+ पे, क्या उतना ही फोर्स NO3- लगाएगा? कुछ डिफरेंट हो सकता है ना। लेकिन जब बात यह है कि इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दे रहे हैं हम लोग, तो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन तो जीरो हो गया ना। और अगर सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन जीरो हो गया तो ये वाला आयन तो इस पे फोर्स ही नहीं लगा रहा, और अगर फोर्स ही नहीं लगा रहा है तो 1 मोल Na+ आयन अपना इंडिपेंडेंट मूवमेंट शो कर रहा है, इररिस्पेक्टिव कि उसके साथ जो दूसरा आयन है वो कौन सा है। इससे Na+ के मूवमेंट को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि इसके साथ कौन सा आयन है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब 1 मोल Na+ आयन जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा वो एक फिक्स वैल्यू हो जाएगी, इररिस्पेक्टिव कि इसके साथ जो दूसरा आयन है वो कौन सा है। मतलब हर एक आयन का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अपना एक फिक्स मोलर कंडक्टिविटी होगा, और वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि उसके साथ दूसरा आयन कौन सा है। 1 मोल Na+ आयन सॉल्यूशन में है तो चाहे किसी भी सॉल्यूशन में रहे, हर जगह वो सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इसी को बोलते हैं खुररॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करते हैं आयंस, इररिस्पेक्टिव कि उसके साथ उसका दूसरा आयन कौन सा है, को आयन कौन सा है। तो इस चीज को यूज करके हम लोग फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी। कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं हम लोग। लिखते हैं वहां पे पहले एक चीज लिखिए, इसका स्टेटमेंट देखिए। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, at infinite dilution, each ion moves independent of its co-ion. Each ion moves independent of its co-ion and contributes a definite amount towards molar conductivity of the solution. हर एक आयन का अपना एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, and contributes a definite amount towards molar conductivity of the solution। लिखा? चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज करिए हमारे सॉल्यूशन में HCl है, तो उसका लैम्डा एम हमें निकालना है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो लैम्डा एम ऑफ HCl का मतलब 1 मोल HCl होगा, इसका मतलब 1 मोल H+ होगा और 1 मोल Cl- होगा। और इनफाइनाइटली डाइल्यूट अगर कर दिए तो 1 मोल H+ का अपना फिक्स लैम्डा एम हो जाएगा और Cl- का अपना फिक्स लैम्डा एम हो जाएगा। तो उन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए, लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H+ प्लस लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl-, तो ये हमें HCl का दे देगा। 1 मोल आपने HCl लिया है तो 1 मोल H+ है, उसी का जो कंडक्टेंस है वो यही है।
और 1 मोल Cl माइनस का कंडक्टेंस यही है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एक फिक्स अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही कंडक्ट करते हैं, मतलब ये एक फिक्स वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे सॉल्यूशन में इसकी वैल्यू अलग हो जाएगी। ये एक फिक्स वैल्यू है, H प्लस की अपनी एक खुद की मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। ध्यान दीजिएगा ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है ना। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ही एक फिक्स कंडक्टिविटी होगी, अदरवाइज कंडक्टिविटी चेंज हो सकती है। या इसी तरह सपोज करिए लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपको लिखना है NaCl का, तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस। ये वैल्यू और ये वैल्यू एग्जैक्टली सेम वैल्यू होगी, क्योंकि Cl माइनस का कंडक्टिविटी सेम होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि साथ में Na प्लस है या साथ में H प्लस है, यही कहना है कोलरॉश लॉ का। या इसी तरह से लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3CONa, अगर इसकी बात की जाए तो ये लिखा जाएगा लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3CO माइनस। या इसी तरह से लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COH लिखा जाए, CH3COH, तो ये हो जाएगा लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3CO माइनस। समझ में आ रही चीज है? चलिए देखिए, ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट है HCl, तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। NaCl कैसा है, तो ये स्ट्रॉन्ग है। CH3CO कैसा है, वीक है। वीक है, वीक है या स्ट्रॉन्ग है? ये है क्या, एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, क्या है ये? CH3CON एक सॉल्ट है ना, और सॉल्ट हमारे लिए क्या होता है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये तीनों अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इन तीनों के लिए हम लोग ग्राफ से लैम्डा एम इन्फिनिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब इन तीनों के लिए लैम्डा एम इन्फिनिटी हम निकाल सकते हैं। इसके लिए लैम्डा एम इन्फिनिटी हम ग्राफ से नहीं निकाल सकते क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो करेंगे क्या, हमें इसकी वैल्यू पता चल जाए, इसकी वैल्यू पता चल जाए तो ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू यहाँ पे है, इसकी वैल्यू यहाँ पे है, तो हम एक काम करते हैं, हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये और ये तो ऐड हो गया, बट एक्स्ट्रा भी कुछ चीज ऐड हो गई। क्या ऐड हो गई, Na प्लस और Cl माइनस, तो Na प्लस और Cl माइनस को माइनस कर दिया जाए, ये मतलब इसको माइनस कर देते हैं। मतलब ये जो है इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCl प्लस लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3CONa माइनस लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl। बात समझ में आ रही है? तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COH। तो अगर ये तीन वैल्यूज हमें पता चल जाए और ये तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं जिनके लिए हम लोग ग्राफ से ये तीन वैल्यूज निकाल सकते हैं, तो हमें एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम इन्फिनिटी पता चल जाएगा। इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी बनाए जाते हैं, बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल है। ऐड सब्ट्रैक्ट करना है आपको, जिसके लिए निकालना है उसके लिए देखना है कि क्या ऐड करें क्या सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। चलिए तो इस एग्जांपल को वहां पे नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए और इस एग्जांपल को वहां पे नोट करिए। लिखा? अच्छा एक चीज, लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ K2SO4 क्या लिखा जाएगा, ये क्या लिखा जाएगा? तो ये लिखेंगे हम लोग लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ K प्लस, लेकिन बात है कि लैम्डा एम K2SO4 का अगर निकाल रहे हैं तो वहां पे 1 मोल K2SO4 रखेंगे तो 2 मोल K प्लस होगा, और ये जो कंडक्टिविटी अभी है ये किसकी है, 1 मोल K प्लस की है, तो इसका हमें डबल करना पड़ेगा ना, प्लस लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ SO4 माइनस 2, ऐसा लिखेंगे हम लोग, ठीक है। ये चीज लिखी जाएगी। अच्छा, लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट में हम लोग एक रिलेशन लिखे थे ना, लैम्डा एम इन क्या लिखे थे, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा इक्विवेलेंट इनटू एन फैक्टर, लिखा गया था ना।
लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा इक्विवेलेंट इनटू एन फैक्टर, ऐसा लिखे थे हम लोग। तो एक काम हम लोग करते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग लैम्डा एम से कन्वर्ट करते हैं लैम्डा इक्विवेलेंट के टर्म्स में, ठीक है। ये चीज जो लिखी है ये बात तो समझ में आ रही है, या इसमें कोई दिक्कत है? ये बात क्लियर है सबको? चलिए, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं लैम्डा इक्विवेलेंट के टर्म्स में। लैम्डा एम ऑफ K2SO4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? लैम्डा इक्विवेलेंट एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ K2SO4 इनटू इसका एन फैक्टर, और इसका एन फैक्टर कितना होगा? तो 2 होगा। कोई दिक्कत? इज इक्वल टू 2 इंटू K प्लस का एन फैक्टर कितना है? तो आयन का एन फैक्टर क्या होता था? जो उस पर चार्ज होता था, तो इसका एन फैक्टर 1 ही हो गया। अगर इसका एन फैक्टर 1 है तो इसका लैम्डा एम और इसका लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर ही होगा। इसका एन फैक्टर कितना है सल्फेट आयन का? तो एन फैक्टर इसका 2 होगा, इस पे 2 यूनिट चार्ज है, तो इसका लैम्डा इक्विवेलेंट के टर्म्स में अगर इसको लिखें तो लैम्डा इक्विवेलेंट एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ सल्फेट आयन इनटू 2 हो जाएगा। तो 2 2 2 कैंसिल दिखाई दे रहा है हमें, तो यहां से क्या हमें पता चल रहा है? लैम्डा इक्विवेलेंट एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ K2SO4 इज इक्वल टू लैम्डा इक्विवेलेंट एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ K प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ सल्फेट आयन। तो अगर इक्विवेलेंट लिखना है तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, लेकिन मोलर लिखना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसे भी अगर 1 मोल है K2SO4 का तो 2 मोल होगा K प्लस का, लेकिन अगर एक इक्विवेलेंट है K2SO4 का तो 1 इक्विवेलेंट होगा K प्लस का। इक्विवेलेंट तो बराबर ही होते हैं। K2SO4 बना कैसे होगा? तो 1 इक्विवेलेंट K प्लस और 1 इक्विवेलेंट सल्फेट आयन का मिलके 1 इक्विवेलेंट K2SO4 का बना हुआ। तो इक्विवेलेंट में यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, लेकिन मोलर में मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये गलती हो जाती है अक्सर, ठीक है। तो इस चीज को वहां पे नोट कर लीजिए। एक लास्ट चीज हम लोग स्पारिंगली सॉल्युबल कंपाउंड के लिए लिख दिए थे लैम्डा एम इज ऑलमोस्ट इक्वल टू लैम्डा एम एट इनफिनाइट डाइल्यूशन AgCl जैसे कंपाउंड के लिए। ऐसा क्यों? याद आया ये चीज हम लोग लिखे थे ना? तो ऐसा क्यों लिखे थे? तो ऐसा इसलिए लिखा गया था कि क्योंकि AgCl क्या है? तो स्पारिंगली सॉल्युबल कंपाउंड है। जैसे पर्टिकुलरली अगर AgCl की ही बात कर लें तो इसका Ksp जो होता है वो 10⁻⁻10 के ऑर्डर का होता है, और अगर इसका Ksp 10⁻⁻10 के ऑर्डर का है तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो किस ऑर्डर की हो जाएगी? तो 10⁻⁻5। मतलब वहां पे जो नंबर ऑफ आयन, वहां पे जो आयंस का कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁵ के ऑर्डर का है। कंसंट्रेशन क्या है आयंस का? बहुत ही कम है। अगर आयंस का कंसंट्रेशन बहुत ही कम है तो आयंस ऑलरेडी बहुत दूर दूर होंगे, और अगर ऑलरेडी बहुत दूर है तो एक दूसरे पे लगाने वाला फोर्स क्या होगा? ऑलरेडी बहुत कम होगा। अगर ऑलरेडी वो नेग्लिजिबल फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पे, तो डाइल्यूट करके हम लोग इसी को तो कम कर रहे थे। इनफिनाइट डाइल्यूशन पे सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन ही तो 0 हो रहा था, तभी तो लैम्डा एम अपने मैक्सिमम पे पहुंच रहा था। तो ऑलरेडी जो चीज बहुत कम है उसको और हम लोग कितना ही कम कर देंगे? ऑलरेडी वहां पे एक दूसरे के बीच लगने वाला फोर्स बहुत कम है, तो अगर आप डाइल्यूट भी कर दें तो उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब उसका लैम्डा एम अब बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने वाला। इसका मतलब क्या है? जितना उसका लैम्डा एम है वही उसका लैम्डा एम इन्फिनिटी भी हो जाएगा। तो इस वजह से इसके लिए हम लोगों ने ऐसा लिखा था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ऐसा बनाएगा, सपोज करिए बोलोगे लैम्डा एम एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ Ag प्लस इज इक्वल टू A, लैम्डा एम एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस इज इक्वल टू B, कंडक्टिविटी ऑफ aqueous solution of AgCl is equal to C, conductivity of water is equal to D, ऐसा बता दिया गया। बोला गया कैलकुलेट Ksp फॉर AgCl, AgCl का Ksp कितना है निकालना है, ठीक है। तो Ksp निकालने के लिए सॉल्युबिलिटी पहले निकालेंगे और सॉल्युबिलिटी निकाल के फिर Ksp निकाला जाएगा। कैसे निकालेंगे? तो लैम्डा एम
Ag प्लस का इन्फिनाइट डायल्यूशन पे पता है, Cl माइनस का पता है, तो A प्लस बी करेंगे तो लैम्डा m इन्फिनिटी आ जाएगा AgCl का। लैम्डा m इन्फिनिटी AgCl का आ गया तो उसी को लैम्डा m मान लेंगे उसका, तो मतलब लैम्डा m पता चल गया A प्लस बी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, लैम्डा m इज इक्वल टू x इंटू 1000 अपॉन सॉलिबिलिटी, मान लेते हैं सेंटीमीटर वाली यूनिट यूज हो रही है, तो ये कंडक्टिविटी क्या लिखे थे AgCl का होना चाहिए, यहाँ पे क्या दिया गया सॉल्यूशन का दिया गया C और वाटर का दिया गया D, तो यहाँ पे क्या कर देंगे C माइनस डी इंटू 1000, वाटर का माइनस करेंगे सॉल्यूशन से तब AgCl का आएगा, याद है नहीं ये वाली चीज। चलिए अपॉन में इसकी सॉलिबिलिटी, तो यहाँ से सॉलिबिलिटी आएगा तो उसका फिर स्क्वायर करेंगे तो फिर Ksp आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, न्यूमेरिकल्स बनाए जाते हैं, ये वैल्यूज दे दी जाएंगी और बोला जाएगा कैलकुलेट करके बताइए, ठीक है। चलिए तो ये हो गया खोलरॉश लॉ और उसका एप्लीकेशन और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। चलिए तो हम लोगों ने खोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस देख लिया था, खोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, और उसके हेल्प से फिर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा m इन्फिनिटी या लैम्डा m नॉट, ये भी हम लोगों ने देखा था। अब आगे अगर बढ़ा जाए तो एक टर्म होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं, लैम्डा m अपॉन उस सब्सटेंस का लैम्डा m इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बराबर होती है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए इस फॉर्मूले का भी हम लोग यूज कर सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा m अपॉन लैम्डा m इन्फिनिटी, ठीक है। लैम्डा m की वैल्यू कम होगी या लैम्डा m इन्फिनिटी की वैल्यू कम होगी, तो लैम्डा m इन्फिनिटी लिमिटिंग वैल्यू था, मैक्सिमम वैल्यू था, तो ये सबसे बड़ी, ये बड़ी क्वांटिटी, ये छोटी क्वांटिटी है, तो ये वैल्यू 1 से कम आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू 1 से कम होगी। अल्फा 1 कब होगा, जब इसकी वैल्यू अपने मैक्सिमम पे यानी कि लैम्डा इन्फिनिटी पे पहुंच जाए, और वो कब होगा, जब इन्फिनाइटली डाइल्यूट कर देंगे, और इन्फिनाइटली डाइल्यूट अगर कर देंगे तो हम लोग देखे थे आयनिक इक्विलिब्रियम में कि इन्फिनाइट डाइल्यूशन में वीक इलेक्ट्रोलाइट भी 100% डिसोसिएटेड होता है, देखा गया था ऐसा, इसका मतलब उसका अल्फा 1 होता है अगर इन्फिनाइटली डाइल्यूट कर दिया जाए तो यहाँ से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई हम लोग वीक एसिड, सपोज करिए HA टाइप कोई वीक एसिड हम लोग ले लें, ये डिसोसिएट कर रहा है, H प्लस बना रहा है और A माइनस बना रहा है, इसका T इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन है C, जब ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे पहुंचा तो C1 माइनस अल्फा, इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा C अल्फा, इसका हो जाएगा C अल्फा, ऐसा हम लोग लिखते ही हैं। तो वीक एसिड के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू C और अल्फा के टर्म्स में लेंगे तो C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा, तो एक C कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाता था C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू जो हमने यहाँ पे लिखी है, अगर वो ला के यहाँ रख दें तो K इक्वल टू हो जाएगा C इंटू लैम्डा m अपॉन लैम्डा m इन्फिनिटी का स्क्वायर, C अल्फा स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर, अल्फा इसके टर्म्स में लिख दिया, अपॉन में आएगा 1 माइनस लैम्डा m अपॉन लैम्डा m इन्फिनिटी, ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर लैम्डा m इन्फिनिटी अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो ऊपर न्यूमरेटर में लैम्डा m इन्फिनिटी माइनस लैम्डा m का टर्म आ जाएगा, एक लैम्डा m यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक लैम्डा m बचा रहेगा तो वो नीचे आ जाएगा, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो k इक्वल टू हम लोग फिर यहाँ से लिख सकते हैं C लैम्डा m स्क्वायर, C लैम्डा m स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक लैम्डा m इन्फिनिटी नीचे बचेगा और ब्रैकेट में बचेगा लैम्डा m इन्फिनिटी माइनस लैम्डा m, ऐसा लिखा जा सकता है k को। हाँ, यहाँ पे हमने अल्फा को नेग्लिजिबल नहीं लिया, अगर अल्फा को नेग्लिजिबल ले लेंगे, अगर ये अल्फा नेग्लिजिबल हो जाएगा तो C लैम्डा m अपॉन लैम्डा m इन्फिनिटी का स्क्वायर यही k के बराबर हो जाएगा अगर अल्फा नेग्लिजिबल है तो, ठीक है। तो इस तरीके से भी लिखा जाता है आयनाइजेशन कांस्टेंट को। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल
ऐसे बनाया जा सकता है। सपोज करिए बोला गया हमारे पास 0.1 मोलर CH3COH का एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। इसका हमें कंडक्टिविटी दे दिया गया, कुछ बता दिया गया A है। इसका हमें लैम्डा m इंफिनिटी बता दिया गया CH3COH का, कुछ मान लीजिए B है, ऐसा बोल दिया गया। बोला गया कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर CH3COH या फिर कैलकुलेट आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर CH3COH। तो अल्फा निकालना है तो हमें दिख रहा है लैम्डा में इंफिनिटी है, तो लैम्डा m अगर निकाल लें तो आ जाएगा। और लैम्डा m कहाँ से आएगा, तो लैम्डा m इज इक्वल टू x इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी होता ही है। x की वैल्यू a दी गई है, इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी 0.1 दिया गया, रखेंगे यहाँ पे तो लैम्डा m आ जाएगा। लैम्डा m अपॉन लैम्डा m इन्फिनिटी करेंगे तो अल्फा आ जाएगा, और अगर अल्फा आ गया तो k इक्वल टू c अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, कंसंट्रेशन 0.1 दिया ही गया है, मोलारिटी जो है वही तो कंसंट्रेशन है, तो k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल इस पे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो पॉज करें, हेडिंग डालें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और इस वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ें नोट करें वहाँ पे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक चीज ये होती है कि H+ आयन का कंडक्टेंस एक्वस सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा होता है, बाकी किसी भी आयन के कंपैरिजन में, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। एक्चुअली H+ आयन की अगर बात करें तो H+ आयन का साइज़ बहुत छोटा है, तो उसका हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तो उसका कंडक्टेंस कम होना चाहिए, बट कम ना होने की जगह उसका कंडक्टेंस सबसे ज़्यादा होता है बाकी किसी भी आयन के कंपैरिजन में। अब ऐसा क्यों होता है इसकी बात करते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में होता है, ध्यान दीजिएगा, बाकी किसी सॉल्यूशन में नहीं होता है। एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन का कंडक्टेंस सबसे ज़्यादा होता है। क्यों ऐसा, तो जैसे सपोज करिए एक्वस सॉल्यूशन है, तो एक्वस सॉल्यूशन है तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हम कुछ वाटर मॉलिक्यूल शो कर दे रहे हैं। सपोज करिए इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और H+ आयन को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना है। तो H+ आयन को अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना है तो H+ आयन क्या करता है, ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है। बाकी आयन क्या करते हैं, चार्ज लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बट ये ऐसा नहीं काम करता, ये कुछ डिफरेंट तरीके से काम करता है। ये क्या करता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, तो ये लोन पेयर डोनेट करा लेता है। लोन पेयर डोनेट कराने का मतलब क्या, इसको हम लोग अगर सिंगल बॉन्ड से रिप्लेस करें, अगर लोन मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड से रिप्लेस किया जाए तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसका नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या हो गया, 0। तो एक तरह से ये जो पॉजिटिव चार्ज था हाइड्रोजन पे, ये ट्रांसफर होकर ऑक्सीजन पे आ गया, ठीक। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड है ये अपनी तरफ तोड़ लेगा, अपनी तरफ तोड़ लेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पे नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या हो गया, 0। तो एक तरह से ये पॉजिटिव चार्ज इस पे ट्रांसफर हो गया। अब यहाँ से H+ निकल गया तो फिर ये बगल वाले से वो काम करेगा जैसा काम यहाँ पे हुआ था, तो ये पॉजिटिव चार्ज चला आएगा ऑक्सीजन पे, फिर ये बॉन्ड टूटेगा, ये पॉजिटिव चार्ज चला आएगा हाइड्रोजन पे, फिर ये बॉन्ड बनेगा, ये पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा ऑक्सीजन पे, फिर ये बॉन्ड टूटेगा, H+ निकल जाएगा, ठीक है। तो H+ को अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना था तो ये खुद एक जगह से दूसरी जगह ना मूव करके, बल्कि क्या किया, बॉन्ड्स को रीअरेंज करा दिया। बॉन्ड्स जो थे पहले ऐसे, वो टूट के इधर बन गए, बॉन्ड्स बस रीअरेंज हुए हैं। और खास बात ये कि जितने बॉन्ड टूटे हैं एग्जैक्टली उतने ही बने भी हैं।
और अगर ऐसा हो रहा है तो नेट को एनर्जी का तो हमें ट्रांसफर करना नहीं है, ना हमें देना है ना हमें लेना है। जितना जिस तरह का बॉन्ड टूटा उतना ही उस तरह का बॉन्ड बना भी है, तो नेट एनर्जी का कोई एक्सचेंज नहीं हुआ है। हाँ, H प्लस क्या किया, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया, बिना एक जगह से दूसरी जगह गए, खुद का चार्ज उसने ट्रांसफर कर दिया। तो ये चीज़ बहुत तेज़ी से होती है। इस वजह से H प्लस आयन का कंडक्टेंस एक्सेप्शनली हाई होता है एक्वस सॉल्यूशन में। वाटर होना जरूरी है, ठीक है। तो वहाँ पे नोट करके एक चीज़ लिखते हैं, लिखिए कंडक्टेंस ऑफ H प्लस आयन, conductance of H plus ion is exceptionally high in aqueous solutions. Exceptionally high in aqueous solutions. लिखा, इस चीज को ड्रॉ कर लीजिए वहां पे। चलो हेडिंग डालते हैं, आप लिखते हैं वहां पे, लिखिए कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। टाइट्रेशन का पर्पस क्या होता था, अगर याद हो तो, अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पता करने के लिए। तो उसके लिए एक मेथड होता था कि हम लोग ब्यूरेट में रखते थे और नीचे कोनिकल फ्लास्क में रखते थे सब्सटेंस को, सॉल्यूशन को, और उनका रिएक्शन कराते थे किसी इंडिकेटर के हेल्प से। जब इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता था तो हम लोग बोलते थे रिएक्शन कंप्लीट हो गया, और उसके बाद नीली इक्विवेलेंस बराबर करके हम लोग कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं अननोन सॉल्यूशन का। तो बेसिक काम क्या होता था कि एंड पॉइंट कितने वॉल्यूम पे आ रहा है ये हमें पता लगाना होता था। कब रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, कितना वॉल्यूम ऐड करने के बाद कंप्लीट हो रही है, ये हमें पता लगाना होता था। और हम लोग पता लगाते थे इंडिकेटर के हेल्प से। बट यहाँ पे एंड पॉइंट हम लोग पता लगाएंगे कंडक्टेंस को मेजर करके। हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन का कंडक्टेंस मेजर करेंगे। जैसे देखा जाए, पहला हम लोग देखते हैं टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का टाइट्रेशन स्ट्रॉन्ग बेस से। जैसे सपोज करिए हम लोग यहाँ पे HCl ले रखे हैं और ऊपर से ऐड कर रहे हैं NaOH, यहाँ पे NaOH, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड का टाइट्रेशन, जिसका टाइट्रेशन करते हैं उसको नीचे रखते हैं, जिससे टाइट्रेशन कराते हैं उसको ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो इसका अननोन सॉल्यूशन ये है, इसका कंसंट्रेशन पता करना है। तो कितना वॉल्यूम NaOH का लगेगा ये हमें पता करना होता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस मेजर करते हैं अलग अलग टाइम पे कितना है। होगा क्या, यहाँ का अगर रिएक्शन की बात की जाए तो HCl का रिएक्शन अगर NaOH से कराएंगे तो बनेगा क्या, तो NaCl बनेगा और साथ में वाटर बनना होगा, ठीक है। इधर हम लोग रखते हैं G ऑफ सॉल्यूशन और इधर रख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड को। G ऑफ सॉल्यूशन मतलब कंडक्टेंस सॉल्यूशन का, और यहाँ पर रखा जा रहा है NaOH के वॉल्यूम को जो हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है। होगा क्या कि जैसे ही आप कुछ NaOH मिलाएंगे तो वो रिएक्ट कर जाएगा, कुछ HCl रिएक्ट कर जाएगा, जितना रिएक्ट करेगा उतना क्या बन जाएगा, NaCl, और कुछ HCl बचेगा। अभी हम लोग रिएक्शन कंप्लीट नहीं कराए हैं, कंप्लीशन के पहले की बात करते हैं। जितना NaOH आप ऐड करेंगे वो रिएक्ट कर जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, कुछ HCl रिएक्ट किया, कुछ बचा है, और जितना रिएक्ट किया उतना क्या बन गया, NaCl। तो जितना HCl रिएक्ट किया उतना NaCl बन गया। HCl क्या था, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कंप्लीटली डिसोसिएटेड था, और NaCl भी क्या है, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कंप्लीटली डिसोसिएटेड है। तो जितना रिएक्ट किया अगर उतना ही NaCl बन गया है तो नंबर ऑफ आयन्स चेंज नहीं होंगे, क्योंकि जितने आयन पहले थे अभी भी उतने ही आयन है वहाँ पे।
जितना HCl रिएक्ट करके NaCl में कन्वर्ट हुआ है तो उससे नंबर ऑफ आयंस तो बदला नहीं, क्योंकि पहले भी HCl 2 आयन दे रहा था, NaCl अभी भी 2 ही आयन दे रहा है। तो नंबर ऑफ आयन सॉल्यूशन में चेंज नहीं हो रहे हैं। चेंज क्या हो रहा है? HCl कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें? NaCl में। मतलब H प्लस के जगह पे कौन आ जा रहा है? Na प्लस, क्योंकि Cl माइनस तो वैसा का वैसा ही है। H प्लस की जगह पे कौन आ जा रहा है? Na प्लस आयन। H प्लस के जगह पे अगर Na प्लस आ जा रहा है तो एक ऐसा आयन था जिसका कंडक्टेंस काफी ज्यादा था, उसके जगह पे दूसरा आयन आ जा रहा है, तो कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए? सॉल्यूशन का कंडक्टेंस घटना चाहिए, क्योंकि H प्लस रिप्लेस हो जा रहा है किससे? Na प्लस आयन से। H प्लस अगर Na प्लस से रिप्लेस हो रहा है तो सॉल्यूशन का कंडक्टेंस घटेगा। ठीक बात? तो सॉल्यूशन का कंडक्टेंस घटेगा। कब तक घटेगा? जब तक रिएक्शन कंप्लीट ना हो जाए। अब रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गई तो इतने वॉल्यूम पे आ गया एंड पॉइंट। एंड पॉइंट के बाद क्या होगा इसकी बात करते हैं। कैसे पता चलेगा कि यहाँ खत्म हुआ, यहाँ खत्म हुआ, यहाँ खत्म हुआ, यहाँ खत्म हुआ? एंड पॉइंट का मतलब क्या कि HCl जितना था वो पूरा रिएक्ट कर गया, वो पूरा रिएक्ट करके क्या बना दिया? NaCl। अब अगर और NaOH हम लोग वहां पे ऐड करेंगे तो NaOH जाके डिसोसिएट करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमें Na प्लस और OH माइनस आयन देगा। मतलब अब सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, और सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस अगर बढ़ रहे हैं तो उसकी चार्ज कैरिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, उसका कंडक्टेंस बढ़ेगा। मतलब रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद, HCl के खत्म हो जाने के बाद अगर और NaOH ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन का कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो जहाँ पे मिनिमा है वहीं पे उसी वॉल्यूम पे एंड पॉइंट होना चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है वहीं पे एंड पॉइंट होना चाहिए। ठीक है? ये जो कंडक्टेंस हमें दिख रहा है ये किसकी वजह से दिख रहा है? तो ये यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं सॉल्यूशन में? तो यहाँ पे सॉल्यूशन में HCl जो बचा हुआ है प्लस NaCl जो बना है, क्योंकि NaOH तो बच ही नहीं रहा, वो तो खत्म हो जा रहा है। हाँ, ये कंडक्टेंस किसके वजह से है? तो यहाँ पे HCl खत्म हो चुका, यहाँ पे क्या है सॉल्यूशन में? NaCl है, और जो NaOH हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा अगर हम लोग कंडक्टेंस का ग्राफ बनाए वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड के साथ इस टाइट्रेशन में। तो वीडियो पॉज करिए, ये सारी चीज़ें नोट करिए और अपने वर्ड्स में रीज़न लिखिएगा कि यहाँ पे कंडक्टेंस घटा क्यों और यहाँ पे कंडक्टेंस बढ़ा क्यों, क्योंकि ये बाद में याद नहीं रहता है। तो अपने वर्ड्स में ये लिखिए, नोट करिए। ठीक है? वीडियो पॉज करके नोट करिए। चलो नोट करिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड। टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है? वीक एसिड जैसे हम लोग मान लीजिए सपोज करिए कोई ले लेते हैं CH3COH। CH3COH इसका टाइट्रेशन स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH से करा रहा है। तो यहाँ रिएक्शन क्या होगी? तो CH3COH का रिएक्शन NaOH से होगा, CH3CONa बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। ठीक है? अब ऐसे में सॉल्यूशन के कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा ये हमें देखना है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या था? CH3COH। CH3COH मतलब एक बहुत ही वीक एसिड है, काफ़ी वीक एसिड है। तो बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट हुआ, मतलब उससे नंबर ऑफ आयंस बहुत कम मिलेंगे हमें। तो स्टार्टिंग में सॉल्यूशन का कंडक्टेंस बहुत कम रहा होगा। अब अगर कुछ NaOH हम लोग ऐड कर देंगे, रिएक्शन खत्म होने के पहले की बात करते हैं, कुछ NaOH हम लोग ऐड कर देंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, कुछ CH3COH रिएक्ट करेगा, कुछ बचा रहेगा, और जो रिएक्ट किया है, जितना रिएक्ट किया है उतना क्या बन जाएगा? CH3CONa। CH3CONa मतलब क्या? एक सॉल्ट, और सॉल्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड होते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब एक वीक एसिड मतलब एक वीक इलेक्ट्रोलाइट रिएक्ट करके क्या किस में कन्वर्ट हो रहा है? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। मतलब नंबर ऑफ आयंस पे क्या फर्क पड़ेगा? वीक से अगर स्ट्रॉन्ग बन गया तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। वीक डिसोसिएटेड बहुत कम था, स्ट्रॉन्ग कंप्लीटली डिसोसिएटेड होगा, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो सॉल्यूशन का कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो अप टू एंड पॉइंट सॉल्यूशन का कंडक्टेंस बढ़ेगा। एंड पॉइंट पे सॉल्यूशन का एंड पॉइंट तक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस बढ़ेगा। अब जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो ये तो खत्म हो गया वहां पे CH3COH।
वहां पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ CH3CONA है। और अब वहां पे अगर NOH ऐड किया जाएगा तो अब वहां पे नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे और पहले कंपैरिजन में तेजी से बढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन का कंडक्टेंस पहले कंपैरिजन में ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा। नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन का कंडक्टेंस बढ़ेगा। ये जो कंडक्टेंस है ये किसके वजह से है, तो ये CH3COH और CH3CONA की वजह से है। और ये किसके वजह से है, तो ये CH3CONA और NaOH की वजह से। तो ये टाइट्रेशन हो गया किसी वीक एसिड का किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। वीडियो पॉज करके इसको भी नोट करिए वहां पे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड का टाइट्रेशन वीक बेस से, जैसे HCl का टाइट्रेशन वीक बेस ले लेते हैं, सपोज करते हैं NH4OH। तो यहां पे अब ग्राफ बनेगा वॉल्यूम ऑफ NH4OH एडेड के साथ, ठीक है। इसको हटा देते हैं यहां से, रिएक्शन चेंज कर देते हैं। रिएक्शन अब HCl का हम लोग करा रहे हैं NH4OH के साथ, NH4OH, ठीक है। बनने वाला प्रोडक्ट होगा NH4Cl और साथ में बनेगा वाटर, ठीक है। एंड पॉइंट तक बात किया जाए पहले। एंड पॉइंट तक क्या होगा, तो ये तो खत्म हो जाएगा। HCl कन्वर्ट हो रहा है किसमें, NH4Cl में। फिर से वही बात है, H+ रिप्लेस हो रहा है किससे, NH4+ से। तो अब टू एंड पॉइंट सॉल्यूशन का कंडक्टेंस घटना चाहिए। एंड पॉइंट तक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस घटेगा क्योंकि H+ रिप्लेस हो रहा है NH4+ से। H+ का कंडक्टेंस ज़्यादा था, NH4+ का कम है। एंड पॉइंट पे क्या होगा, एंड पॉइंट पे HCl खत्म हो गया, अब वहां पे सिर्फ क्या है, NH4Cl। और अब अगर NH4OH ऐड करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, तो NH4OH क्या है, तो NH4OH वीक बेस है। वीक बेस का मतलब एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट तो बहुत कम डिसोसिएट करेगा, तो उससे हमें बहुत कम आयन मिलेंगे। दूसरा NH4Cl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो डिसोसिएटेड होगा ना वहां पे NH4+ और Cl- में, तो ये इसके डिसोसिएशन पे कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा। अगर याद हो कॉमन आयन इफेक्ट, तो NH4OH ये पार्शियली डिसोसिएट करेगा NH4+ और OH- में। तो अगर NH4+ वहाँ पहले से प्रेजेंट है तो इसका डिसोसिएशन कम हो जाएगा ना। ऐसे ही बहुत कम डिसोसिएट करता है, ये इस पे कॉमन आयन इफेक्ट लगा दिया तो और इसका डिसोसिएशन कम हो जाएगा। तो इसका डिसोसिएशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, मतलब इससे मिलने वाले नंबर ऑफ आयंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, मतलब सॉल्यूशन के कंडक्टेंस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लगभग क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऑलमोस्ट। ये जो कंडक्टेंस है ये किसके वजह से है, तो ये HCl जो बचा हुआ है प्लस NH4Cl जो बना है, ये किसके वजह से है, तो NH4Cl प्लस NH4OH के वजह से है, ठीक है। तो ये हो गया टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वीक बेस। इसको ड्रॉ करिए, यहाँ पे नंबरिंग चेंज कर लीजिएगा, नंबर 3rd होगा, ये 3rd टाइट्रेशन हम लोग देख रहे हैं। वीडियो पॉज करके इसको भी नोट करिए। चलिए नेक्स्ट टाइट्रेशन देखते हैं। 4th टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विथ वीक बेस। वीक एसिड जैसे CH3COH अगर ले लिया जाए, CH3COH अगर हम लोग रखें यहाँ पे नीचे और उसका टाइट्रेशन वीक बेस जैसे NH4OH से करें, तो यहाँ बनने वाले प्रोडक्ट क्या होंगे, तो CH3CONH4 बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। एंड पॉइंट तक क्या होगा पहले ये सोचिए आप, तो CH3COH था,
कुछ रिएक्ट किया, कन्वर्ट हो गया किसमें, CH3CONH4 में। ये वीक एसिड था, ये सॉल्ट है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट कन्वर्ट हो रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, तो नंबर ऑफ आयंस वहाँ बढ़ेंगे तो सॉल्यूशन का कंडक्टेंस बढ़ेगा। अप टू एंड पॉइंट सॉल्यूशन का कंडक्टेंस बढ़ेगा। एंड पॉइंट के बाद क्या होगा, तो अब वहाँ पे सिर्फ CH3CONH4 है, और अब अगर NH4OH डालेंगे तो इस पे कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, इससे मिलने वाले नंबर ऑफ आयंस नेग्लिजिबल, जो कि अभी हम लोग देखे थे, तो सॉल्यूशन का कंडक्टेंस लगभग क्या हो जाएगा, तो कांस्टेंट। तो ऐसा ग्राफ आएगा। ये कंडक्टेंस किसके वजह से है, तो ये है CH3COH जो बचा हुआ है सॉल्यूशन में, और CH3CONH4 जो बन रहा है, और ये है CH3CONH4 प्लस NH4OH की वजह से। तो वीडियो पॉज करके इसको भी नोट करिए वहां पे। नोट कर लिया, चलो अब एक दो क्वेश्चन और बना दिए जाते हैं यहाँ पे। जैसे बोला जाता है कि एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में दो चीजें हैं। सपोज करिए इस सॉल्यूशन में HCl है और इस सॉल्यूशन में CH3COH है। एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक एसिड है, और इसका टाइट्रेशन हम लोग करा रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस से, सपोज करिए NaOH से। तो बताना होता है कि इस टाइट्रेशन के लिए कंडक्टेंस का ग्राफ कैसा होगा। मतलब y एक्सिस पे हम लोग रख दे रहे हैं कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, और x एक्सिस पर रख दे रहे हैं वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड को। तो अब यहाँ पे हमने दो एसिड ले लिया है, तो होगा क्या, जब NaOH डालेंगे तो NaOH किससे रिएक्ट करेगा, इससे, इससे या दोनों से। तो रिएक्ट तो NaOH दोनों से कर सकता है, लेकिन पहले किससे करेगा, तो जो पहले स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उससे रिएक्ट करेगा। जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उससे पहले रिएक्शन होगी। इन दोनों में HCl पता ही हमें कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, तो NaOH पहले किससे रिएक्ट करेगा, HCl से। NaOH का रिएक्शन पहले अगर HCl से होगा तो H प्लस रिप्लेस हो रहा होगा, Na प्लस में NaCl बन रहा होगा, तो सॉल्यूशन का कंडक्टेंस घटेगा अप टू एंड पॉइंट। ये पहला एंड पॉइंट है, फर्स्ट एंड पॉइंट। फर्स्ट एंड पॉइंट का मतलब क्या, जहां पे HCl खत्म हो गया। जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक ये रिएक्ट नहीं करेगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। पहले जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो पहले पूरा रिएक्ट कर लेगा, तब दूसरे एसिड का रिएक्शन स्टार्ट होगा। अब ये रिएक्ट करेगा CH3COH, इसका रिएक्शन NaOH से होगा। तो अभी हम लोग देखे ही थे CH3COH कन्वर्ट हो रहा होगा CH3CONA में, सॉल्ट में, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे होंगे, तो सॉल्यूशन का कंडक्टेंस बढ़ेगा। सॉल्यूशन का कंडक्टेंस बढ़ेगा अप टू सेकेंड एंड पॉइंट। यहाँ पे आया सेकेंड एंड पॉइंट। सेकेंड एंड पॉइंट मतलब जब CH3COH खत्म होगा। अब इसके बाद अगर NaOH ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन का कंडक्टेंस अब बढ़ेगा, और पहले कंपैरिजन में ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा। तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा इस टाइट्रेशन के लिए। तो वीडियो पॉज करिए और इसको भी वहाँ पे ड्रॉ करिए। ड्रॉ कर लिया। एक लास्ट है, यहाँ पे जैसे AgNO3 है, और इसका टाइट्रेशन हम लोग करा दे रहे हैं NaCl से। NaCl के एक्वस सॉल्यूशन से टाइट्रेशन करा दिया जा रहा है सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन का। तो यहाँ रिएक्शन क्या होगी, सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl, इस समय क्या मिलेगा, AgCl। और AgCl जो बनेगा ये सॉलिड फेज में प्रेसिपिटेट आउट हो रहा होगा। AgCl स्पारिंगली सॉल्युबल कंपाउंड है, प्लस साथ में NaNO3 बन रहा होगा, ठीक है। तो हुआ क्या यहाँ पे, अगर कंडक्टेंस की बात की जाए कि सॉल्यूशन के कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ NaCl एडेड के साथ, तो सिल्वर नाइट्रेट ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली डिसोसिएटेड है Ag प्लस और NO3 माइनस में।
एंड पॉइंट के पहले की बात करें तो NaCl जितना ऐड किए वो खत्म हो जाएगा, कुछ AgNO3 रिएक्ट करेगा, कुछ AgNO3 बचा रहेगा। जितना रिएक्ट किया है उतना AgCl बनेगा, उतना NaNO3 बनेगा। AgCl जो बना वो तो सॉल्यूशन से बाहर चला गया, वो तो प्रेसिपिटेट आउट हो गया। प्रेसिपिटेट आउट हो गया तो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, उससे हमें आयंस मिलने नहीं है। आयंस हमें किससे मिलेंगे? तो सिल्वर नाइट्रेट से मिलेंगे। इससे भी 2 आयन मिल रहा था, इससे भी 2 आयन मिल रहा था। जितना ये रिएक्ट किया है उतना ये बना है, तो सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस चेंज नहीं हुआ। बस हुआ क्या, Ag+ के जगह पे क्या आ गया, Na+। Ag+ के जगह पे अगर Na+ आ जा रहा है तो उससे क्या हो रहा है, Ag+ के जगह पे अगर Na+ आ गया तो उससे क्या हुआ, सॉल्यूशन के कंडक्टेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो आया नहीं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि Ag+ का कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा था, Na+ का कंडक्टेंस बहुत कम है, ऐसा तो है नहीं जैसा H+ के साथ हो रहा था। इन दोनों का कंडक्टेंस Ag+ और Na+ के कंडक्टेंस में डिफरेंस होगा, बट ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। और अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो सॉल्यूशन का कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करेगा। सॉल्यूशन का कंडक्टेंस लगभग क्या रहेगा, बराबर रहेगा। थोड़ा बहुत जो डिफरेंस होगा Ag+ और Na+ के वजह से वही आएगा। तो हम लोग मानते हैं कि लगभग बराबर है अप टू एंड पॉइंट, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा जानकारी तो है नहीं कि Ag+ का ज़्यादा है कि Na+ का, हम लोग उसको जानते भी नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि एंड पॉइंट तक लगभग बराबर है, लगभग कांस्टेंट है सॉल्यूशन का कंडक्टेंस। अब एंड पॉइंट पे क्या हुआ, सिल्वर नाइट्रेट खत्म हो गया, सॉल्यूशन से जितना प्रेसिपिटेट होना था AgCl वो हो गया, सॉल्यूशन में अब सिर्फ सिल्वर नाइट्रेट है। और अब अगर NaCl ऐड होगा तो NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वहां पे जाके नंबर ऑफ आयंस बढ़ाएगा तो सॉल्यूशन का कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। तो ये जो कंडक्टेंस है किसके वजह से है, तो ये कंडक्टेंस है सिल्वर नाइट्रेट जो बचा हुआ है प्लस NaNO3 जो बना है। और ये कंडक्टेंस किसके वजह से, NaNO3 जितना बना प्लस जो NaCl हम लोग ऐड कर रहे हैं उसकी वजह से। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं यहाँ पे टाइट्रेशन को लेते हुए। ठीक है, तो वीडियो पॉज करिए, इसको भी नोट करिए, और यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कुछ चीज़ें NCERT से पढ़नी है, बोला है आपको बैटरीज के बारे में NCERT से पढ़ना है, प्लस कोरोजन वाला चीज़ भी NCERT से पढ़ना है। एक बार NCERT रीडिंग लगाइए, कुछ चीज़ें और भी आपको मिलेंगी वहाँ पे इंफॉर्मेटिव, वो चीज़ें हो सकता है एग्ज़ाम में पूछी जाए, तो इंफॉर्मेटिव चीज़ों को अंडरलाइन करके रखना है। ठीक है, और यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है हम लोग का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। ठीक है, ओके।